Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic components oblique elements of business environment and macro environmental factors. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हम मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे अबाउट द इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के सेकंड कैटेगरी यानी कि मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। मैक्रो एनवायरमेंट में हम लार्जर सोसाइटल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर फर्म की वर्किंग पर एक कंप्लीट अफेक्ट पुटअप करती है। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम जनरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और ये जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं ये जनरली अनकंट्रोलेबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से इन पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिलिप कॉटलर ने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। मैक्रो एनवायरमेंट क्रिएट फोर्सेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड पोज थ्रेट्स to the business unit. It includes economic, demographic, natural, technological, political and cultural environments. यानी कि फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब उन फोर्सेस से है जो किसी भी बिजनेस यूनिट के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं और थ्रेट्स को पोज करते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ जो डिफरेंट टाइप के मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि डेमोग्राफिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इनको हम प्रॉपर वे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहला आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है दिस इज द डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। दिस इज वेरी फर्स्ट मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे अटैच्ड होते हैं और इसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड साइज, एजुकेशन लेवल, सेक्स रेशियो, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, स्टेटस, इन सारे पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं क्योंकि जो बिजनेस है उसकी डीलिंग किससे है? उसकी डीलिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों से है, ह्यूमन से है। इसी वजह से इसको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के रिलेशन में वेरियस कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करना ही पड़ेगा। प्रॉपरली डेमोग्राफी को उसे डिस्कस स्टडी करना ही होगा क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर एक कंप्लीट इफेक्ट डालते हैं और कंप्लीट इफेक्ट की वजह से इसको इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसीडर करना होगा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में हम बहुत सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं जैसे कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, एज कंपोजिशन क्या है उस कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उस कंट्री की पॉपुलेशन में, फैमिली साइज क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉपुलेशन में, इनकम लेवल क्या है लोगों का, स्टेटस क्या है। ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है क्योंकि बिजनेस के ऊपर इनका एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हमेशा रहता ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा होगी और इसका मतलब बिजनेस के ऊपर इसका एक फेवरेबल इफेक्ट होगा। और वहीं अगर पॉपुलेशन स्मॉल है या कम पॉपुलेशन है तो वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम होगी और ये बिजनेस के ऊपर एक अनफेवरेबल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, दिस इज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में हम डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिनका किसी भी बिजनेस यूनिट की फंक्शनिंग पर एक कंप्लीट अफेक्ट होता है या कंप्लीटली इन्फ्लुएंस होती है बिजनेस यूनिट की फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम,
इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर इनकम, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट में, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पर बिजनेस डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसको अपने बिजनेस को उस पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो करना है, स्टार्ट करना है, करना भी है या नहीं भी करना है। ये भी उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पर बिजनेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बिजनेस की ग्रोथ को कंप्लीटली अफेक्ट करता है। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम अवेलेबल हो सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, या तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी, या फिर सोशलिज्म इकोनॉमी होगी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। पता ही है आपको, है ना। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में होते हैं सारे रिसोर्सेस, टोटल कंट्रोल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में होता है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर वर्किंग को फॉलो करते हैं। तो यह देखना जरूरी है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो बिजनेस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर इन रिगार्ड ऑफ द डिफरेंट इनपुट्स एंड ऑल्सो फॉर मार्केट। उसको डिफरेंट टाइप के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से अरेंज करेगा वो? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। जिस मार्केट में उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है वो मार्केट कहाँ अवेलेबल है, वो भी उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो कंप्लीटली जो बिजनेस डिपेंडेंट है वो किस पर है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर है। इसी वजह से अगर इकोनॉमिक फैक्टर में कोई भी चेंज होता है तो ये बिजनेस फर्म की वर्किंग पर एक एडवर्स अफेक्ट डालेगा। तो इसी वजह से जब ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस हाउस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है तो वो उस कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली कंसीडर करेगा। उसमें जो भी फैक्टर्स है उनको प्रॉपर्ली कंसीडर किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किस तरीके से वो बिजनेस के ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं, ये अफेक्ट पॉजिटिव है या फिर ये अफेक्ट नेगेटिव है। ओके, द थर्ड वन इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Technology has brought about for reaching changes in the method of production, quality of goods, productivity and packaging। यानी कि प्रोडक्शन को किस तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स या फिर प्रोडक्टिविटी है या पैकेजिंग है, इन सब पर एक प्रॉपर इम्पैक्ट आया है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। और लगातार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं विद इन द सोसाइटी। इसी वजह से एक बिजनेस हाउस को लगातार मॉनिटर करना होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस को, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बिल्कुल पीछे रह जाएगी। क्योंकि जो नई नई फर्म्स आ रही हैं मार्केट के अंदर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रही हैं। इसी वजह से फर्म को ये ध्यान देना होगा कि मार्केट में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को अवेलेबल कराना जरूरी है। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की वर्किंग पर एक प्रॉपर इंपैक्ट पड़ता है ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ मुझे ये भी देखना होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, किस वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा हो रही होगी किसी भी कंट्री के अंदर, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो उसको लगातार अपने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है और किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको देखना है और उसके बेसिस पर ही अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चर का मतलब क्या होता है? नॉलेज, वैल्यूज, बिलीव्स, मोरल्स, लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्सन्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं। कंट्री टू कंट्री कल्चर वैल्यूज डिफरेंट होती हैं और कंट्री के अंदर भी स्टेट टू स्टेट कल्चरल वैल्यूज में डिफरेंसेस आते ही रहते हैं। और ये जो कल्चरल वैल्यूज हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार पास होती हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फैमिली, स्कूल्स, सोसाइटी। क्योंकि हम सब लोग
अटैच होती है फैमिली से, स्कूल से, सोसाइटी से। तो कल्चर क्या होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर पास होती ही रहती हैं। और बिजनेस क्या है, वो सोशल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसी वजह से बिजनेस को कल्चरल एनवायरनमेंट को प्रॉपरली फोकस करना ही होता है। सोसाइटी पर कल्चर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होती है सोसाइटी बाय द कल्चर। और इसी वजह से जो कल्चर है वो बिजनेस फर्म्स को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करता ही करता है। जो कल्चर है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एटीट्यूड को शेप करती है, उसके बिहेवियर को फॉर्म करती है विद इन द सोसाइटी। और अगर कल्चरल फैक्टर्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आता है तो बिजनेस पर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कल्चरल फैक्टर्स चेंज होने का मतलब है जो कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर, जो पीपल हैं जो उस कल्चरल वैल्यू से रिलेटेड है, उनके एटीट्यूड में चेंज आना, उनके बिहेवियर में चेंज आना। और अगर ऐसा होता है तो उनके टेस्ट भी चेंज होंगे, उनके प्रेफरेंसेस भी चेंज होंगे, और इसका कहीं ना कहीं एक अफेक्ट बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसी वजह से कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसीडर करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया फॉर द बिजनेस फर्म्स। नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल एनवायरमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर जो उसका पॉलिटिकल एनवायरमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेशंस को और गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिसके अंडर में किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म को प्रॉपरली ऑपरेट करना होता है। यानी कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेस फर्म ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए उसे उस कंट्री के लेजिस्लेशन को फॉलो करना होगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया गया है उसको भी फॉलो करना होगा, और उसके बेसिस पर ही वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के रिलेशन में। अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक प्रोग्रेसिव और हेल्दी वे में फॉलो किया जा रहा है तो उसके बेसिस पर बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपरली एंश्योर किया जा सकता है। इसी वजह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एक प्रॉपर वे में फॉलो किया जाना जरूरी है अगर कोई भी कंट्री अपने यहाँ बिजनेस को प्रॉपरली ग्रो करना चाहता है और उसको डेवलप करना चाहता है। इसी वजह से पॉलिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है किसी बिजनेस फर्म के द्वारा जब उसे अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना होता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें हम रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल, ये सब क्या है? ये फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई भी बिजनेस प्रॉपरली अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, वेदर को इंक्लूड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं, टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, सी, रिवर, रेनफॉल, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। और इसी वजह से जितनी भी बिजनेस यूनिट्स होती हैं उनमें से हर एक बिजनेस यूनिट्स इन फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसीडर जरूर करती है जब उसे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग लोकेशन को सिलेक्ट करना होता है। तो लोकेशन को डिसाइड करने से पहले इन नेचुरल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है बाय ईच एंड एवरी फर्म, क्योंकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस की वर्किंग पर एक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले इन नेचुरल फैक्टर्स को प्रॉपरली कंसीडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, थैंक यू।